आज हम पढ़ेंगे अस्थमा के बारे में। अस्थमा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है नर्सिंग का या मेडिकल फील्ड का। हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे और अस्थमा के बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे। इंट्रोडक्शन है, अस्थमा इज ए क्रोनिक लंग डिजीज। अस्थमा एक क्रोनिक लंग डिजीज है दैट कॉजेस इन्फ्लामेशन एंड नैरो ऑफ द एयरवे। अस्थमा जो है इन्फ्लामेशन की वजह से और एयरवे के नैरो होने की वजह से कॉज हो जाता है, मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ। इस वजह से एयरवे नैरो होने की वजह से डिफ़िकल्टी में ब्रीदिंग होती है, जिससे कि एयर का अच्छे से पास आउट नहीं हो पाता है। इट कैन अफेक्ट पीपल ऑफ ऑल एजेस। अस्थमा जो है सभी एजेस के पीपल्स को अफेक्ट करता है, बट इट मोस्ट ऑफ्टन स्टार्ट इन चाइल्ड। ये मोस्ट मेनली चाइल्डहुड में पाया जाता है। एक्सप्लेन करेंगे। अस्थमा एक क्रोनिक लंग डिजीज है और ये इन्फ्लामेशन और नैरो एयरवे होने की वजह से हो जाता है, जैसे कि एयर पास आउट नहीं हो पाती है और ब्रीदिंग लेने में डिफ़िकल्टी होती है। और ये सभी एजों में पाया जाता है, बट मोस्टली चाइल्ड में अधिक पाया जाता है। डिफिनेशन के बारे में जानेंगे। डिफिनेशन है, अस्थमा इज ए क्रोनिक इन्फ्लामेशन डिजीज है। यह एक इन्फ्लामेशन डिजीज है ऑफ द एयरवे। अस्थमा जो है एयरवे के इन्फ्लामेशन डिजीज है विच इंक्लूड इरिवर्सिबल पीरियोडिक ब्रोंकोस्पाज्म। मतलब ये इरिवर्सिबल एक क्रोनिक डिजीज है। ब्रोंकोस्पाज्म का मतलब है एयरवे जो है नैरो हो जाती हैं। इट इज कॉल्ड रिएक्टिव एयरवे डिजीज, इसीलिए इसको रिएक्टिव एयरवे डिजीज कहते हैं। इस पिक्चर से हम समझेंगे। इसमें ये नॉर्मल लंग का एयरवे है। इसमें जो ल्यूमेन है काफ़ी स्पेस पाया गया है और इधर है अस्थमैटिक लंग। इसमें जो है इन्फ्लामेशन हो जाने की वजह से इसका एयरवे जो है नैरो हो गया, जिससे कि एयर का एक्सचेंज नहीं हो पाता है, जिससे ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होती है। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द अस्थमा। अस्थमा का क्लासिफिकेशन 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। माइल्ड, इंटरमिटेंट अस्थमा। इन दिस टाइप ऑफ अस्थमा सिम्टोमेटिक अकर इन लेस देन 2 times a week। माइल्ड इंटरमिटेंट अस्थमा है, ये कम से कम 2 बार होता है एक वीक में। इट इज यूजली एसिम्टोमेटिक है। सेकेंड है माइल्ड परसिस्टेंट। दिस टाइप अस्थमा symptoms occur more than 2 times in a week। माइल्ड परसिस्टेंट अस्थमा है, ये मोर देन 2 times पाया जाता है एक वीक में, 1 वीक में। थर्ड है मॉडरेट परसिस्टेंट। दिस टाइप अस्थमा symptoms occur daily and more than 2 times a week। मॉडरेट परसिस्टेंट अस्थमा ये डेली हो सकता है या तो 2 बार से अधिक हो सकता है एक वीक में। सीवियर परसिस्टेंट अस्थमा symptoms are continuous, explain limiting physical activity, and there in is an increase in the symptoms of the disease। सीवियर परसिस्टेंट अस्थमा में इसमें फिजिकल एक्टिविटी लेस हो जाती हैं, जिसमें कि एयरवे की डिजीज क्रोनिक डिजीज कॉज कर देती है। अब हम पढ़ेंगे इटियोलॉजिकल फैक्टर या कॉजेज।
अस्थमा इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से हो सकता है, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन की वजह से हो सकता है, एलर्जेंस की वजह से हो जाता है, इन्फेक्शंस की वजह से हो जाता है, जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से हो जाता है। जेनेटिक फैक्टर मतलब कि किसी प्रीवियस जनरेशन में किसी को अस्थमा हुआ है तो चांस है नेक्स्ट जनरेशन में होने के। ड्राई एयर की वजह से हो सकता है, एक्सपोजर टू इरिटेंट, जो इरिटेंट चीज़ें होती हैं उनकी वजह से हो सकता है। मेडिकेशंस लाइक एस्पिरिन, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी, कुछ मेडिसिन्स होती हैं जिनको लेने की वजह से ही अस्थमा हो सकता है, जैसे एस्पिरिन है और नॉन स्टेरॉयडल मेडिसिन्स हैं, इनकी वजह से अस्थमा होने के चांसेस होते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस अस्थमा किसी को हो जाता है तो उनमें चांस है चेस्ट पेन होगा, कफ होगा, फीवर आ सकता है, डिस्पनिया होगा, सफोकेशन होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी हो सकती है, टेकिकार्डिया हो सकता है, साइनोसिस होगा, मेंटल कंफ्यूज हो सकते हैं, हाइपोक्सेमिया हो सकता है और टेकेपनिया हो सकता है, मतलब रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ सकती है। अब पढ़ेंगे हम रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर इसमें फैमिली हिस्ट्री की वजह से हो सकता है, एलर्जिक की वजह से हो सकता है, स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्टेंट की वजह से हो सकता है, ओबेसिटी किसी पर्सन को है तो हो सकता है, एयर पॉल्यूशन की वजह से हो सकता है, फिजिकल एक्टिविटी। अब हम पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, अस्थमा की पैथोफिजियोलॉजी। फर्स्ट पढ़ेंगे ट्रिगर फैक्टर आर इटियोलॉजी लीड्स टू, मतलब कि ट्रिगर फैक्टर जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, एलर्जेंस की वजह से कोई इन्फ्लामेशन हो जाता है, एयरवे में इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फ्लामेशन की वजह से हाइपर सेक्रेशन ऑफ द म्यूकस, म्यूकस का सिक्रेशन होने लगता है इंक्रीज अमाउंट में, एयरवे मसल कॉन्ट्रैक्शन, एयरवे जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगेंगी, स्वेलिंग ब्रोंकियल मेम्ब्रेन, ब्रोंकियल मेम्ब्रेन में स्वेलिंग हो सकती है, और देन नैरो ब्रीदिंग पासेज, इन सभी की वजह से इंक्रीज म्यूकस की वजह से, एयरवे कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, स्वेलिंग ब्रोंकियल मेम्ब्रेन की वजह से, नैरो ब्रीदिंग पासेस, जो एयरवे का पासेस है, स्पेस है, वो नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से एयर का एक्सचेंज अच्छे से नहीं हो पाता है, जिसमें डिफ़िकल्टी हो जाती है, बीजिंग साउंड हो जाता है, कफिंग होगी, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीदिंग, ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होगी, टाइटनेस ऑफ द चेस्ट, चेस्ट टाइटनेस हो सकता है, और उसके बाद अस्थमा को कॉज कर देगा। अब हम पढ़ेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में पहले फर्स्ट टाइम पेशेंट का हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, उससे ये जानेंगे पहले कभी प्रीवियस टाइम में हुआ है या किसी फैमिली में रिलेटिव्स के को हुआ था, इसके बारे में पूरी जानकारी कलेक्ट करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसके वाइटल्स कंप्लीट करेंगे और अदर एक्टिविटीज़ जो हैं उसको फॉलो करेंगे, चेस्ट एक्सरे कराएंगे, ब्लड टेस्ट कराएंगे, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराएंगे, स्पुटम टेस्ट कराएंगे, उसके बाद स्किन हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट कराएंगे, उससे ये जानेंगे कि पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शंस कितने होने के चांसेस हैं बॉडी में, एवीजी एनालिसिस करेंगे, पल्स ऑक्सीमीटर करेंगे, उससे पल्स ऑक्सीमीटरी से उससे पता करेंगे कि पल्स रेट
और उसका SpO2 लेवल कितना है। देन हम मैनेजमेंट को रीड करेंगे। लॉन्ग एक्टिंग कंट्रोल मेडिकेशंस, इनमें है इनहेल्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड सच एज ब्यूडेसोनाइड, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड और ब्यूडेसोनाइड को यूज करेंगे। सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स सच एज प्रेडनिसोलोन, मेथाइल प्रेडनिसोलोन, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स को यूज करेंगे। मेथाइल सोन्थेन्स ब्रोंकोडायलेटर सच एज थियोफाइलिन, एमिनोफाइलिन का यूज करेंगे। क्विक रिलीफ मेडिकेशन, ये मेडिकेशन होती हैं जो पेशेंट को जल्दी रिलैक्स को फील कराती हैं। दिस एंटी एलर्जिक एजेंट एट बाय रिड्यूसिंग सेक्रेशन इन द एयरवे का जो सेक्रेशन है उसको रिड्यूस करती हैं। एज वेल एज ब्रोंकोडायलेटर, ये ब्रोंकोडायलेटर की तरह ही काम करती हैं, जिससे कि सेक्रेशन कम होगा तो उसको म्यूकस का सेक्रेशन कम होगा, जिससे कि एयर का एक्सचेंज अच्छे से कर पाएगा। शॉर्ट एक्टिंग बीटा एड्रेनर्जिक एगेंस्ट सच एज एलर्जिक रिएक्शंस, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एलर्जिक को यूज करेंगे सच एज, ये एलर्जिक रिएक्शंस के लिए यूज करते हैं। देन हम पढ़ेंगे अस्थमा मेडिकेशंस यूजिंग इनहेलेशन टेक्निक। अस्थमा में इनहेलेशन वाली मेडिसिन को यूज करते हैं। कौन कौन सी इनहेलर मेडिसिन होती हैं जो यूज करेंगे। मेडिकेशंस आर डिलीवर्ड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम बाय एरोसोल थेरेपी, ये मेडिसिन होती हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में एरोसोल थेरेपी के थ्रू दी जाती हैं, जैसे नेबुलाइजर के थ्रू विडेसोनाकॉर्ड दी जाती है। एन एरोसोल इज ए सस्पेंशन ऑफ मिनट्स लिक्विड यहाँ पे ड्रॉपलेट्स होगा और फाइंड सॉलिड पार्टिकल्स। जो एरोसोल थेरेपी होती है इसमें लिक्विड होता है जो सॉलिड पार्टिकल्स को उसके बाद देन गैस में कन्वर्ट कर देता है। एडवांटेज थेरेपी कहते हैं। दिस इज द डिलीवर्ड पल्मोनरी ड्रग टू इन इमीडिएट साइट ऑफ द एक्शन। जो एरोसोल थेरेपी है सस्पेंशन का वर्क करती है, इसमें लिक्विड ड्रॉपलेट्स होते हैं जो कि सॉलिड पार्टिकल से गैस में कन्वर्ट कर देती हैं, और एडवांटेज थेरेपी इसलिए इसको कहते हैं। और ये डिलीवर करती है पल्मोनरी लंग्स, ये लंग्स तक पहुंचाती है और ये इमीडिएट एक्शन का वर्क करती है, मतलब कि ये पेशेंट को क्विक रिलीफ प्रोवाइड कराती हैं। देन हम पढ़ेंगे डिवाइसेस के बारे में, किस किस डिवाइसेस के थ्रू इनहेलर दी जाती हैं, जैसे नेबुलाइजर और डीपीआई ड्राई पाउडर इनहेलर होती हैं जो पेशेंट को प्रोवाइड की जाती हैं। थैंक यू।